के टॉपिक स्टार्ट किया था और टॉर्क के टॉपिक में हमने टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की इक्वेशन कैसे बनती है, टॉर्क की टाइप्स क्या होती है, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, सब बता दिया था। अब इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और टॉर्क से रिलेटेड टॉपिक आपको सिखाते हैं जिसका नाम है कपल। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में तो डिस्कस होता रहा है, लेकिन अभी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से इसके बारे में थोड़ा डाउट है, लेकिन आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो व्हाट इज कपल? कपल से मुराद असल में फोर्सेस का एक जोड़ा है। कपल असल में जोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जोड़ा। ये एक फोर्सेस का जोड़ा है, पेयर ऑफ फोर्सेस, जिसमें दोनों फोर्स कीमत में बराबर होती है। यानी अगर एक फोर्स 10 न्यूटन की है तो दूसरी भी 10 न्यूटन की होगी, लेकिन ये दोनों फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लगती हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। यानी एक अगर यहाँ लग रही है, दूसरी यहाँ लगेगी, और ये एक ही बॉडी पर एक साथ लगती है, एक ही बॉडी पर। ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है, एक साथ ये दो फोर्सेस लगती हैं और दोनों मिलकर क्या करती हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर टर्निंग इफेक्ट लाती हैं, उसको घुमाती हैं और उसमें क्या पैदा करती हैं, टॉर्क पैदा करती हैं। इस फोर्स के जोड़े का नाम क्या रखा गया है? कपल रखा गया है। ठीक है, इसकी मिसालें मैं भी आपको देता हूँ, लेकिन पहले ये जो मैंने बताया है इसको मैं लिख दूँ, फिर इसके बाद दोबारा से बताता हूँ और फिर एग्जाम्पल देता हूँ। ये है क्या? पेयर ऑफ टू अपोजिटिवली फोर्सेस, ना टू लिखना लाजमी नहीं है, पेयर ऑफ अपोजिटिवली फोर्सेस having same magnitude but acted in opposite line of action constituent called as couple। दो फोर्सेस का जोड़ा, एक फोर्सेस का जोड़ा जो कि सेम कीमत की हैं लेकिन अपोजिट लाइन ऑफ एक्शन में लगती हैं, उन्हें कपल कहते हैं। और जो ये टॉर्क पैदा करते हैं उसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ कपल। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल is known as movement of couple। अब इसकी मिसालें ले लें। गाड़ी का स्टीयरिंग। आप में से अगर कोई भी बच्चा गाड़ी चलाना जानता है, गाड़ी चलाकर, तो अगर ना भी चलाना जानता हो तो आपने बचपन में ये टॉयज वाली गाड़ियाँ चलाई होगी, या आपको गाड़ी का स्टीयरिंग का अंदाजा है। गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है उसको दोनों हाथों से जब हम पकड़ते हैं और उसको टर्न करते हैं किसी एक जगह टर्न करने के लिए, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो, अगर आपका सीधा हाथ उसके ऊपर फोर्स लगाता है ऐसे करके ये, तो आपका उल्टा हाथ भी उतनी ही फोर्स लगाता है। यानी अगर ये लगा रहा है 1 न्यूटन तो उल्टा हाथ भी खुद ब खुद 1 न्यूटन लगाएगा। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ये यहाँ है, ये इधर, और दोनों ही मिलकर जब उस स्टीयरिंग पे लगते हैं तो स्टीयरिंग क्या करता है? टर्न करता है, घूमता है और उसमें टॉर्क पैदा होता है। तो गाड़ी की स्टीयरिंग पे जो फोर्स लगती है वो क्या कहलाती है? कपल कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा जो साइकिल का जो पेडल होता है उसके ऊपर जब फोर्स लगाते हैं तो जितनी फोर्स एक पेडल पे लगती है उतनी फोर्स दूसरे पेडल पे भी लगती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है और दोनों मिलकर क्या बनाती है? कपल, जिसकी वजह से टर्निंग आती है और वो टर्निंग जो है वो कहलाता है मूवमेंट ऑफ कपल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या आपको यहाँ तक कपल की डेफिनेशन क्लियर हो गई? यहाँ तक शाबाश, जल्दी से। ठीक, अच्छा, ये जो कपल है ये दो फोर्सेस हैं, इनको एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, अच्छा, तो उमर इसके अंदर बात ये है कि बहुत सारे लोग में से उनकी तादाद जो एक हाथ से गाड़ी चलाती है उनकी तादाद कम है, जाहिर सी बात है। तो ये स्टीयरिंग के ऊपर जब हम दोनों हाथ से स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो उस वक्त कपल की डेफिनेशन, कपल की एग्जाम्पल हम बना रहे हैं, जाहिर सी बात, एक हाथ से नहीं बना रहे। ठीक है,
और वैसे एक हाथ से गाड़ी चलाना, स्टीयरिंग को मूव करना, ये ज़रा थोड़ा खतरे से खाली है, खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तो थोड़ा सा एहतियात कीजिए। अच्छा, जब दो फोर्सेस लगती हैं तो उनका रिजल्टेंट आता है, याद रखिए। उन्हें प्लस करके रिजल्ट बनाते हैं, माइनस करके बनाते हैं, मुख्तलिफ और तरीके हैं उनको रिजल्टेंट बनाने का। लेकिन कपल में ये जो दो फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट नहीं बनता, इनको रिप्लेस आप सिंगल फोर्स से नहीं कर सकते। ये सबसे अहम बात है, ध्यान में रखिएगा। A couple cannot be replaced by a single force। एक सिंगल फोर्स से कभी भी आप कपल को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है भाई। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और इस कपल के टॉर्क के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं, जिसे हम कहेंगे इक्वेशन फॉर मूवमेंट ऑफ कपल। इक्वेशन फॉर मूवमेंट ऑफ कपल। इक्वेशन फॉर मूवमेंट ऑफ कपल बनाने के लिए एक डायग्राम आपके सामने रख रहा हूँ। डायग्राम को गौर से देखें। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, टेबलेट है। ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स लग रही है। फर्ज कर लें इस पे एक फोर्स ये लग रही है और एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, ऐसे। ये दो फोर्स है। पहली जो फोर्स लग रही है वो है प्लस एफ, और दूसरी जो फोर्स लग रही है वो लग रही है माइनस एफ। ये दोनों मिलकर कपल बना रही, कपल है, प्लस एफ माइनस एफ, ये दोनों कपल है। एक को प्लस में दूसरे को माइनस में इसलिए लिया है कि डायरेक्शन अपोजिट है। अब ये वाली फोर्स जहाँ लग रही है इसकी जगह को दिखाने के लिए हमने एक वेक्टर ड्रॉ करा, पोजीशन वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर है R1। पोजीशन वेक्टर आपको पोजीशन बताता है कि कोई भी चीज़ कहाँ मौजूद है। ये प्लस एफ कहाँ लग रहा है, R1 बता रहे हैं। ऐसे ही माइनस एफ कहाँ लग रहा है, ये एक और वेक्टर आपने ड्रॉ करा, वो बता रहा है, जिसका नाम है R2। यानी प्लस एफ मौजूद है R1 वेक्टर के पास और माइनस एफ R2 वेक्टर के पास। अब यहाँ से आपने एक वेक्टर और ड्रॉ करना है ऐसे करके। ये वेक्टर आपको आगे चल के क्लियर होगा। ये जो वेक्टर आपने बनाया है इसको लिखते हैं R, और ये बराबर होता है R1 माइनस R2। ठीक है। तो डायग्राम बड़ी आसान है। आपके सामने एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है जिसके ऊपर एक कपल लग रहा है, और उस कपल में प्लस एफ और माइनस एफ नामी फोर्सेज हैं। प्लस एफ R1 पे है, माइनस एफ R2 पर है, और R1 और R2 को जोड़ा तो R1 माइनस R2 एक वैल्यू बनी है जो आगे चल के समझ में आएगी। ठीक है, डायग्राम क्लियर हो गई? जल्दी से यस कर दे शाबाश। सारे बच्चे जल्दी से, शाबाश। आदि आपका मैसेज मुझे मिल गया था, ठीक है ना? अभी लेक्चर मैंने अपलोड नहीं करे, संडे तक सारे लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड होंगे, तो फिर मैं एक एक करके उसको आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अब बच्चों देखिए, यहाँ दो टॉर्क बनेंगे। एक टॉर्क ये वाली फोर्स बनेगी ऐसे करके, ये देखिए, ये मैं आपको इसके टॉर्क की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग। ये टॉर्क बना, इस टॉर्क का मैंने नाम रखा है टॉर्क 1। ठीक है, ये ऊपर एरो का निशान है, तरह थोड़ा रुक रुक के अटक अटक के लिख रहा है। दूसरा टॉर्क जो है माइनस एम बनाएगा, और ये इस तरह बनाएगा, इस डायरेक्शन में बनाएगा। ये है टॉर्क 2। अब इन दोनों की डायरेक्शन देखें, अपोजिट नहीं बल्कि एक ही डायरेक्शन में। ये देखिए, ये ऐसे गाड़ी का स्टीयरिंग घूमता है ना, एक ही डायरेक्शन में घूमता है, अलग ये देखिए ऐसे। तो फिजिक्स का असूल है कि अगर एक ही डायरेक्शन हो तो प्लस करके जवाब बनाओ। तो अगर आपको कपल के जरिए बनने वाले टॉर्क की वैल्यू चाहिए, कपल के जरिए बनने वाले टॉर्क की वैल्यू चाहिए, तो आप इन दोनों टॉर्क को प्लस करो, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको जो टॉर्क मिलेगा वो कपल के जरिए बनने वाले टॉर्क होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रिजल्टेंट टॉर्क निकाल के दिखाता हूँ। द रिजल्टेंट टॉर्क
प्रोड्यूस्ड बाय कपल इज गिवन बाय, वो टॉर्क जो कपल बनाएगा वो आपको देते हैं, उस टॉर्क को आपने नाम दिया टॉर्क, और ये मिलेगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टॉर्क 1 में टॉर्क 2 को जमा करना है, ठीक है। ये तो थोड़ा रुक के लिख रहा है, ये एरो के सिंबल है। अब दोनों जगहों पर आपने टॉर्क का फॉर्मूला लगा देना है। टॉर्क का ये फॉर्मूला हमने बच्चों को अपने पीर की क्लास में सिखाया था, कल तो क्लास नहीं हो पाई थी, तो पीर की क्लास में हमने टॉर्क का ये फॉर्मूला सिखाया था, आप भी देख लो। सबसे पहले टॉर्क 1 का फॉर्मूला, टॉर्क 1 का फॉर्मूला क्या होगा? जो सबसे पहला टॉर्क आ रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर के साथ लग जाएगा 1 और एफ के साथ लगेगा प्लस का साइन, ऐसे करेंगे प्लस। दूसरा जो टॉर्क आ रहा है उसके लिए देख लिया जरा, दूसरा जो टॉर्क होगा उसके लिए लिखा जाएगा R2 क्रॉस माइनस एफ, और ये दूसरा टॉर्क हो गया। ये थोड़ा अटक रहा है काफी, इसलिए देख लीजिएगा, आपको मसला ना हो। मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले टॉर्क के लिए होगा R1 प्लस एफ फोर्स, दूसरे के लिए होगा R2 माइनस एफ, क्योंकि पहले टॉर्क के लिए प्लस एफ है, दूसरे के लिए माइनस एफ है। पहले के लिए R1 है, दूसरे के लिए R2। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस कर दे शाबाश जल्दी से। आपने यहाँ से क्या करना है बच्चों, कॉमन निकालना है। ये f कॉमन वाला है, ये कॉमन निकालें और ब्रैकेट में बचेगा R1 और R2। देखिए कैसे बचेगा, मैं दिखाता हूँ। आपने f कॉमन निकालना है, ठीक है। f के जो साथ साइन है वो कॉमन नहीं आएगी, ये f कॉमन निकला, बचा आपके पास R1। यहाँ से f कॉमन निकला तो बचा आपके पास ये R2, लेकिन साथ में माइनस भी है, तो माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया माइनस R2। ये वाला f और ये वाला f आपने कॉमन निकाला, ये एफ कॉमन निकाला, बचा R1। ये वाला माइनस इस प्लस से टकराएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया R2। तो R1 माइनस R2 क्रॉस F, ये कॉमन के बाद आया आपके पास। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक ठीक है? अच्छा जी, तो आपको बात हमने पहले ही बता दी थी शुरू के अंदर डायग्राम में, ये भी थोड़ा फोकस कर लेगा कि R1 माइनस R2 बराबर है R के। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया टॉर्क इज इक्वल टू R1 माइनस R2 R, और F आपने कॉमन निकाला था। ये फॉर्मूला आपका आ गया बेटा उस टॉर्क का जो कपल ने बना के दिया है। ये वही फॉर्मूला है जो टॉर्क का अपना फॉर्मूला होता है, वही बन के आ गया, लेकिन यहाँ पर ये तमाम चीज़ें अपने अपने मायने रखती हैं। सबसे पहले ये क्या चीज़ है, ये है मूवमेंट ऑफ कपल, इसको मूवमेंट ऑफ कपल कहते हैं। मूवमेंट ऑफ कपल से क्या मुराद है बेटा, ये वो टॉर्क है जो कपल ने बनाया। अच्छा भाई, ये आर क्या चीज़ है? ये आर जो है याद रखें, ये आर असल में R1 माइनस R2, ये कहलाता है मूवमेंट आर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल। काफी बड़ा नाम है इसका, इसको कहते हैं मूवमेंट आर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल। तो एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यूज आया था, उस एमसीक्यूज का जवाब आपको दे रहा हूँ। एमसीक्यूज ये था कि वो टॉर्क जो कपल बनाता है वो किस पे डिपेंड करता है, R1 पे डिपेंड करता है, R2 पे डिपेंड करता है, या दोनों पर डिपेंड करता है? तो इसका जवाब है दोनों पे डिपेंड है, क्योंकि R में R1 भी है R2 है, दोनों फासलों पर डिपेंड करता है, इसलिए दोनों के डिफरेंस से R1 क्या है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये F क्या चीज़ है, F क्या चीज़ है? F उन दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स है, क्योंकि दोनों फोर्सें एक ही होती हैं, इसलिए उन दोनों में से कोई एक फोर्स इस टॉर्क के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो हम क्या लिखेंगे,
एनी वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कपल। इन तीनों की वजाहत हो गई अपने साथ। आपके एग्जाम में अगर सवाल आता है तो आपने कपल की डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनानी है, इक्वेशन ड्राइव करनी है और इन तीनों के बारे में ये वजाहत लिखनी है। सब बच्चे यहाँ तक ओके कर दें? क्या आपको डेरिवेशन समझ में आ गई? बहुत आसान सी डेरिवेशन है, इतनी कोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपको कोई मसला पेश है। इसके साथ ही हमारा जो टॉर्क का टॉपिक था, इस चैप्टर के 3 टॉपिक्स हैं, उनमें से टॉर्क का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम जो टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं उसका नाम है इक्विलिब्रियम। आज की क्लास में आपको इक्विलिब्रियम और उसके टाइप्स के बारे में बता देते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? पहले इक्विलिब्रियम के बारे में जान लेते हैं। इक्विलिब्रियम असल में एक हालत को कहते हैं। ये एक ऐसी हालत होती है जिसके अंदर 2 तरह के एक्सेलरेशन होता है। एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन ए, और दूसरा एक्सेलरेशन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये दोनों 0 रहते हैं। तो ऐसी हालत जिसमें एक्सेलरेशन ए और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये 0 नजर आए, बस उस हालत को आप इक्विलिब्रियम डिक्लेयर कर सकते हैं, आप उसे इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको कब कब नजर आएगा, कहाँ का नजर आएगा, वो इसकी बन जाएंगे टाइप्स। तो मैं आपको इसकी टाइप्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नजर आता है, रेस्ट में, तो ये 100% श्योर है कि वो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो रेस्ट में याद रखें एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये इक्विलिब्रियम जो होता है इसका नाम रखा गया है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं कुर्सी में बैठा हुआ हूँ, इधर तो हिल रहा हूँ, ये रेस्ट ही कंसीडर होगा, क्योंकि रेस्ट का मतलब होता है अपनी जगह ना बदलना। तो मैं अपनी जगह नहीं बदल रहा, बस अपनी कुर्सी में बैठा हिल रहा हूँ। दरख्त लगे हुए हैं, बिल्डिंग अपनी जगह पर है मौजूद, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, बस हर वो चीज़ जो रेस्ट में है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नंबर 2, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो भी उसका एक्सेलरेशन 0 दिखता है। अब एक गाड़ी है वो सीधे रोड पे चल रही है, और सीधे रोड पे चलने के दौरान गाड़ी की वेलोसिटी सेम है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। थोड़ी देर बाद फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, गर्ज के 10 मीटर पर सेकंड, और स्ट्रेट लाइन पर, सीधी लाइन पे चल। एक पैराट्रॉपर ने ऊपर से छलांग मारी जहाज से, पैराशूट खोला, जैसे पैराशूट खोला और उसके कपड़े के अंदर हवा भरी और हवा ने उसको बैलेंस किया, तो अब वो बिल्कुल एक सीधी डायरेक्शन, वो एक सीधी कहलाती है, इधर उधर हो रहा होता है, नो डाउट सही कह रहा हूँ क्या, लेकिन वो एक सीधी मान लिया जाता है उसको, और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आता है, उसमें उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है और इसका नाम रखा गया है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2। इसके अलावा भी है हमारे पास बच्चों एक्सेलरेशन फोर्स भी बनाती है। आप जानते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स 0 हो या बैलेंस हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं 10 न्यूटन से, और उसी को कोई दूसरा भी आपकी तरफ 10 न्यूटन से खींचे, तो नतीजे में 10 न्यूटन 10 न्यूटन बैलेंस हो गया, और फोर्स के बैलेंस होने से फोर्स का इफेक्ट 0 हो जाता है, और फोर्स का इफेक्ट 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, और एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट किस हालत में आ गया, इक्विलिब्रियम की हालत में आ गया। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की हालत में आ गया तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा,
इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम की तीसरी टाइप। इसके बाद बच्चों याद रखें, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन बनाता है वो फोर्स बनाता है। एक्सेलरेशन फोर्स बनाता है, यानी ए जो है फोर्स बनाता है। यही काम दायरे में टॉर्क करता है। जो बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये एमसीक्यूज में डिस्कस हुई, इसलिए इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। नेट का कनेक्शन का थोड़ा इशू आ जाता है और उसको उसकी मतलब एस्पेक्ट जब नहीं मिलती यहाँ से, जब हम मीटिंग ले रहे होते हैं तो थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट कर देता है। तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आपको एक काम की बात बता रहा था कि एमसीक्यूज के हिसाब से आवाज़ आ रही है आपको बेटा? मेरी आवाज़ आ रही है? चैट में यस करें अगर आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है। सब बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस करें चैट में। जरा नेट के कनेक्शन की वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा था। यस करें। गुड। लगता है नेट पे कुछ ज़्यादा ही जोर चल रहा है। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था मेरे बच्चों आपको, हाँ पर नेट का इशू चल रहा है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ मेरे को बार बार ऑप्शन आ रहा है कि नेट कनेक्शन अनस्टेबल है। जाहिर सी बात है यार, इसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते भाई। तो कंटिन्यू करते हैं। जब लीनियर मोशन होता है, याद रखिए लीनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन का मोशन, तो उसमें फोर्स जिम्मेदारी उठाती है एक्सेलरेशन की। ठीक है, बता रहा हूँ। डायनेमिक तो बेटा मैंने बता दिया था ना, ट्रांसलेशनल पे आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया होगा। और जब एंगुलर मोशन होता है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन बनता है, याद रखिएगा, वो बनाता है टॉर्क। और ये टॉर्क कौन सा एक्सेलरेशन बनाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, याद रखिएगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम बेटा मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म उससे वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। और फोर्सेस जब जीरो होती हैं या बैलेंस हो जाती है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन में है और उस पर टॉर्क लग रहा है, तो वजह से सुनिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन में है, उस पर टॉर्क लग रहा है, तो वो टॉर्क लाजमी क्या बनाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर ये टॉर्क बैलेंस हो जाता है या इस टॉर्क का इफेक्ट जीरो हो जाता है, याद रखें टॉर्क क्या हो जाए? जीरो हो जाए या टॉर्क बैलेंस हो जाए, तो ऐसी सूरत में एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। अब
यार भाई बच्चों किस्मत लगता है किस्मत ही सही नहीं है। कल भी क्लास लेने की कोशिश जब की थी तो आंधी आ रही थी और कल क्लास नहीं ले सके। और आज भी क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं तो नेट जो है वो सही साथ नहीं दे रहा, बार बार डिस्कनेक्ट किया जा रहा है और क्लास जो सही तरीके से चल ही नहीं पा रही आगे। नेट जो है वो बहुत ज़्यादा लोड के साथ चल रहा है। अच्छा ये इक्विलिब्रियम की ये सारी जो सारी टाइप्स हैं इनको अच्छी तरह से एक नज़र देख लें और फिर इसके बाद ओके करते हैं। फिर इंशाल्लाह इसकी जो कंडीशन है उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सब बच्चे एक मरतबा दोबारा से देख लें और मुझे ओके करिएगा। इक्विलिब्रियम एक ऐसी हालत है जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, ठीक है। उमर अब बेटा ऐसा नहीं बोलो यार, अभी कपल समझाया, कपल भी समझ में नहीं आया क्या उमर? अभी इतनी मेहनत से कपल समझाया भाई। तो बस ये देख लो और इसके बाद मैं क्लास को एंड करता हूँ। इक्विलिब्रियम अगर ऐसी हालत जिसमें a जीरो हो और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसकी जो टाइप्स होती हैं हमारे पास वो 4 टाइप्स होती हैं। ये दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, देखो आपके सामने। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है सीधी लाइन पर तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है और वो होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और स्टैटिक में रेस्ट होता है, ठीक है। अब इस तरह करके मजीद देख लो थर्ड एंड फोर्थ। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगे वो जीरो हो या फोर्स बैलेंस हो जाए तो भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क जीरो हो या टॉर्क बैलेंस हो जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है और इसको कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इस तरह हमारे पास 4 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। स्टैटिक फॉर रेस्ट, डायनामिक फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जब फोर्स बैलेंस हो या जीरो हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम जब टॉर्क जीरो हो या टॉर्क बैलेंस हो। ठीक है बेटा, सब बच्चे यहाँ तक यस कर दें, ओके कर दें। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको इंशाल्लाह इसकी कंडीशन सिखा देंगे एक ही क्लास में और फिर एंगुलर मोमेंटम का आइडिया दे देंगे। सब बच्चे यहाँ तक यस कर दें जल्दी से। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं बस। ठीक है, चले मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में कंडीशन में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज।